संडे सत्संग में बहुत दिन बाद आपका फिर स्वागत है। रोज संडे के दिन कोई इंडिया का मैच हो जाता था, पर हमने सोचा अब इतने इंपॉर्टेंट इशू मैच के लिए तो पोस्टपोन नहीं कर सकते। और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सवाल है, जो पूरे देश में कई साल बाद डिस्कस हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आ गया था और पिछले 2 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में इसमें सुनवाई हुई, तो मुझे लगा कि इस पे बात होनी चाहिए। और बातचीत करने के लिए बहुत लोगों से बातचीत हो सकती थी। अंजलि भारद्वाज और अमृता जोरी इस पे लिख रही हैं, तमाम दूसरे एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट लिख रहे हैं। लेकिन प्रशांत भूषण जी से बेहतर कौन हो सकता है, तो मैंने सोचा कि प्रशांत भूषण जी से बात की जाए कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम सरकार लेके आई थी अरुण जेटली जी के ज़माने में, जो पिछले कई साल से लागू है, कई साल से सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला पड़ा हुआ है, कोई चर्चा नहीं हो रही, सुनवाई नहीं हो रही थी और ये स्कीम आगे बढ़ती जा रही थी हर साल। फाइनली इसकी सुनवाई हुई, कोर्ट में पूरी हो चुकी है, अब जजमेंट की प्रतीक्षा है। लेकिन इस देश के नागरिक को अधिकार है जानने का कि हुआ क्या, ये खतरा क्या है। लोग मेरे से पूछते हैं, भाई इसमें क्या बात है, क्या पचड़ा है। तो हमने सोचा कि प्रशांत जी से इसके बारे में पूछा जाए। प्रशांत जी, स्वागत है आज की बातचीत में आपका। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड नामक स्कीम है क्या। क्योंकि देखिए, लोग पार्टियों को चंदा दे सकते हैं, पहले भी दे सकते थे, आज भी दे सकते हैं। कंपनियां भी पहले पार्टियों को चंदा देती थी, व्हाइट में भी देती थी, ब्लैक में भी देती थी। और इसके नॉर्म्स थे जो पहले बदलते थे, जिसमें चुनौती भी दी जाती थी। तो अब क्या नई चीज हुई है? इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम किस मायने में जो कुछ उससे पहले प्रोविजंस थे, उनसे किस मायने में भिन्न है? सबसे पहले तो आप हमें ये समझाइए। हाँ, देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड एक नया इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि बैंक नोट होते हैं जी, वो कैश 500 रुपए तक का अब तो रह गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड इन्होंने एक और तरह का नोट ही इशू किया है, जो कि जी, बेरर बॉन्ड है, जैसे नोट होता है, जो कि 1000 से लेकर 1 करोड़ तक की जी। डिनोमिनेशन में इशू होता है। हम्म, तो सिर्फ स्टेट बैंक इशू करता है। हम्म, स्टेट बैंक से जाके कोई जना भी खरीद सकता है, हम्म, वो चेक से या बैंक ड्राफ्ट से या बैंक ट्रांसफर से। जी, उसका केवाईसी, उसका नाम तो वहाँ दर्ज हो जाता है कि इस आदमी जी, ने ये खरीदा, ये बॉन्ड जी, खरीदा इतने का। और बॉन्ड पर एक नंबर भी होता है, वो नंबर भी दर्ज हो जाता है कि ये नंबर का बॉन्ड खरीदा गया। जी, उसके बाद वो बॉन्ड वो किसी को भी दे सकता है, क्योंकि कैश की तरह है, उस पर किसी का नाम तो होता नहीं, बॉन्ड के ऊपर नाम नहीं होता। ना स्टेट खरीदने बैंक, वाले का, ना जिसको दिया जाएगा उसका। हाँ, तो किसी का एक नाम, तरह से नोट है, जिस नोट पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नोट की तरह है। एक जी। करोड़ रुपए का नोट है। हम्म, और फिर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, जिस पार्टी को नेशनल इलेक्शन में, स्टेट इलेक्शन में 1% वोट से ज्यादा मिला है, जी, जी। उनमें से किसी भी पार्टी को आप वो बॉन्ड दे सकते हैं और हम्म, वो लोग उसको एनकैश कर सकते हैं। जी, ऑब्वियसली जब वो लोग एनकैश करेंगे तो स्टेट बैंक के पास ये तो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि इस पार्टी ने, फला पार्टी ने इस नंबर का बॉन्ड एनकैश किया। जी, लेकिन उस पार्टी को, अब इन्होंने कई सारे कानून में संशोधन किए इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए, उसको जी, अनोनिमस बनाने के लिए, जी। यानी कि उसको गुप्त रखने के लिए। हाँ, हाँ, हाँ। पहला तो ये अमेंडमेंट किया कि पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में पूरा डिस्क्लोजर देना होता है कि किन लोगों ने उनको चंदे दिए, बीस जी, हजार से ऊपर के, हाँ, पेटी हाँ। कैश को छोड़कर। हम्म। उसमें एक एक्सेप्शन कर दिया गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आपको नहीं बताना पड़ेगा। अब बस इतना लिखेंगे कि मुझे इलेक्टोरल बॉन्ड से इतना पैसा मिला, किसने दिया बस, कहने की जरूरत नहीं है। हाँ। हाँ, वो जरूरत नहीं है। उसी तरह से कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट किया गया कि हर कंपनी को अपना एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है, जिसमें लिखना होता है कि भाई उसने अपने पैसे कहाँ से कहाँ खर्च किए, कहाँ से आए, हम्म, कहाँ खर्च किए। हम्म, हम्म, तो उसमें
नॉर्मली ये लिखना होता है, अगर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई चंदा दिया तो हमने इतना चंदा इस पार्टी को दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड के केस में उन्होंने लिख दिया, ये लिखने की जरूरत नहीं होगी कि आपने ये बॉन्ड किसको दिया। हाँ जी जी जी। तो इसलिए उसको हर तरह से एनोनिमस बना दिया कि बस स्टेट बैंक के पास ये जरूर इंफॉर्मेशन होगी कि भाई ये बॉन्ड किसने खरीदा और किस पार्टी ने डिपॉजिट किया जी। लेकिन स्टेट बैंक के अलावा किसी और को नहीं पता लगेगा। उसके स्कीम में ये लिखा था कि कोई अगर एजेंसी लाइक एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट या कोई मनी लॉन्ड्रिंग या कोई भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कर रही हो, वो लोग स्टेट बैंक से पूछ सकते हैं, और कोई कोर्ट को इस इंफॉर्मेशन की जरूरत हो तो वो भी पूछ सकते हैं, पर उसके अलावा किसी को नहीं ये बताया जाएगा कि ये बॉन्ड किसने खरीदा, किसको दिया। और जी। इस तरह से पार्टीज के फंडिंग का ये जो नया इंस्ट्रूमेंट आया इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू, ये अब पार्टियों के फंडिंग का, खासकर रूलिंग पार्टीज के फंडिंग का, मेनली तो रूलिंग पार्टी के फंडिंग का मेन जरिया हो गया। अभी जैसे 2018 के एक फरवरी मैं में, समझना चाह रहा था प्रशांत जी आपसे, तो आप समझ लीजिए आप नागरिक हैं और मैं पार्टी। आप मुझे 10 करोड़ रुपए देना चाहते हैं, आप गए बैंक में और आपने 10 करोड़ रुपए का खरीद लिया, एक बेरर बॉन्ड टाइप सा खरीद लिया, और वो आपने चाहे मुझे दिया चाहे किसी और को दिया, तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे प्रशांत भूषण से मिला है, प्रशांत भूषण को ये कहने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने योगेंद्र यादव को दिया है। तो करेक्ट, मुझे पता है, आपको पता है, और स्टेट बैंक को पता है, जी और हाँ, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी अगर जानना चाहे तो उसे पता है। तो ठीक, मैंने मोटी भाषा में कहें, पहले होता था कि 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर किया जाता था, अब ये 1 नंबर के पैसे को 2 नंबर के तरीके से दिया जाएगा, मतलब व्हाइट मनी को ब्लैक रूट से दिया जाएगा, गुप्त दान होगा। और शायद व्हाइट मनी का इसलिए रखा है कि व्हाइट मनी दे सके ताकि आपको इस पे जो 100% टैक्स की छूट मिलती है वो मिलती रहे। जी तो हाँ, आपको गुप्त, मतलब गुप्त दान देंगे, लेकिन 2 नंबर के रूट से नहीं, आपको 1 नंबर के रूट से देने की इजाजत है गुप्त दान करने की। और बिल्कुल, कहने को ये है कि सिर्फ आपको, मुझे और स्टेट बैंक को पता है, लेकिन अगर ईडी को पता है तो हमें पता है कि अगर ईडी को पता है तो किसे पता है? रूलिंग पार्टी को सब कुछ पता है, इसका मतलब है। अगर ईडी जिस को तरह पता से लग ईडी, सकता है, ईडी को जी, पता लग ईडी सकता है, अगर चाहे, पता लगा पता करना सकती है। चाहे तो पता कर सकती है। और दूसरी इसमें एजम्पशन ये है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इतनी गुप्त बरतेगा कि प्रधानमंत्री के कार्यालय से फोन आने पे भी स्टेट बैंक उसको बताएगा नहीं, जो कि जी शायद ऐसा तो नहीं होता इस देश के अंदर, ये तो चीजें बड़े खुल के होती हैं। तो दिक्कत सारी ये है कि पहली बात तो कि इस स्कीम में एक गुप्त दान की व्यवस्था कर दी गई है जिसका पता नागरिकों को नहीं पता लगेगा। आपको पता है, मुझे, लेने वाले को पता है, देने वाले को पता है, और ऊपर वाले को पता है, यानी कि जो सरकार चला रहा है उसे पता है। हम्म, बाकी किसी को पता नहीं लग सकता। ये नई स्कीम बनाई गई है और ऐसी स्कीम पहले कहीं नहीं थी। हाँ, मतलब हमारी जानकारी में तो कहीं नहीं थी, जी, मतलब कम से कम किसी भी इंडिया में देश तो में नहीं थी ना। नहीं, इंडिया और में भी ऐसी किसी स्कीम देश कहीं में, भी नहीं थी, और और किसी भी देश में भी नहीं थी। तो इसे लाया क्या गया? क्यों, किस नियत से इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों लाए गए? किस नियत से लाए गए? क्या इसके पीछे सोच थी? बिल्कुल नई नवेली चीज जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं थी, हमने ही मतलब दुनिया में ऐसा आविष्कार कैसे किया? कब और क्यों? देखिए, हमारा तो ये मानना है, मेरा ये मानना है कि ये इसलिए किया गया जिससे कि कंपनियां सरकार को घूस दे सकें। जी जिन कंपनियों को कोई ठेके मिल रहे हैं, कोई और फायदे मिल रहे हैं, कोई पॉलिसी उनके लिए बनाई जा रही है और वो घूस देना चाहते हैं सरकार को, तो जो पॉलिटिकल पार्टी है जो सरकार चला रही है, उसको घूस के तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा दे सकें। और क्योंकि वो गुप्त रखा जाएगा, बाकी सब एजेंसी से सिर्फ सरकार को पता लग सकता है, बाकी सब लोगों से सिर्फ सरकार को पता लग सकता है। इस वजह से एक तरह का कानूनी रास्ता खोल दिया गया घूस देने का।
और कानूनी रास्ता लेकिन इसलिए खोला गया क्योंकि अगर इससे पहले घूस तो पहले भी दी जाती थी, 2 नंबर में दी जाती थी, टेबल के नीचे से दी जाती थी, कैश में दी जाती थी। अब इन्होंने कहा है कि चूँकि हमने सारी इकोनॉमी को इतना वो कर दिया है, बिल्कुल कैश इकोनॉमी खत्म करने चाहते हैं, या ऐसी बहुत कंपनियाँ हैं जो कैश के अंदर डील नहीं कर रही हैं। तो उनको कहा कि नहीं, तुम आराम से 1 नंबर से घूस दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उस पर कोई तुम्हें पूछने टैक्स वाला एग्जेम्पशन भी मिलेगा, इस घूस पर एग्ज़ेम्पशन तुमको भी टैक्स मिलेगा। एग्जेम्पशन भी मिलेगा। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो यही इसके पीछे नियत रही होगी, मैं आपसे कन्फर्म यही करना चाह रहा था। हाँ, पर सरकार ने दूसरा रीजन दिया, सरकार ने जी, ये रीजन दिया, हाँ, उन्होंने बोला कि भाई अभी तक ये कैश बहुत पार्टियों को दिया जाता था, क्योंकि पार्टी ये कह सकती है कि हमको 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए मिले पेटी डोनेशन से, 20,000 रुपए से हुँ, कम के, हुँ, जिसका डिस्क्लोजर नहीं करना होता। हुँ, तो इस वजह से हम एक तो ब्लैक इकोनॉमी, ये जो कैश इकोनॉमी को ब्लैक इकोनॉमी मानते हैं, उसको कम करना चाहते थे। दूसरा रीजन उन्होंने ये दिया कि हमारे पास ये कंप्लेंट्स आ रही थी कि भाई अगर खुलेआम कोई कंपनी किसी पार्टी को देती है, तो दूसरी पार्टी अगर पावर में है या पावर में आती है तो वो उसको विक्टिमाइज कर सकती है, उसके खिलाफ कुछ कर सकती है। और इस वजह से हम ये चाहते थे कि भाई कंपनियां आराम से दे सकें, उनको कोई हिचकिचाहट ना हो, जिस पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देना चाहते हैं इसकी हिचकिचाहट ना हो कि ये पैसे देने से दूसरी पार्टी जो पावर में है या पावर में आती है बाद में, वो उनको विक्टिमाइज कर सके। ये उन्होंने रीजन दिया सुन उस के समय मुझे जब। लगता है वो कहते हैं ना, हाय मैं मर ना जाऊँ ऐसी बातें सुन के। इतनी खूबसूरत, इतनी मासूम बातें। प्रशांत जी, आप तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, ये बातें कहते हुए सरकारी वकील खुद नहीं हँसते, जज नहीं हँसते उनकी बात सुन के, ऐसी बातें कि भाई तुम, ये सरकार कह रही है कि हाय किसी उद्योगपति को ऐसा ना लगे कि बेचारे को विक्टिमाइज किया जा रहा है, और यहाँ दिन रात उनके ऊपर छापे डाल रहे हैं, जो मतलब 10 लाख रुपए भी दे देता है आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस पार्टी को, उसके अगले दिन छापा पड़ जाता है। और वो कोर्ट में इस तो तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये तो कोर्ट ने भी पूछा उनसे कि भाई सरकार को तो पता लग ही जाएगा, जो भी पार्टी पावर में है उसको तो कई तरह से पता लग सकता है। जी, एक तो स्टेट बैंक उसके अंडर है, जी, 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 स्टेट बैंक से पता लगा सकते हैं। दूसरा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वगैरह, सीबीआई वगैरह उसके जी, अंडर है, उनके जरिए पता लगा सकते हैं। तीसरा, इतना तो कंपनी के अकाउंट से आप पता लगा सकते हैं, जो अकाउंट सबमिट करती है, कि भाई उसने कितने के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, क्योंकि इतना बिल्कुल, तो उसको बताना होता है। नेचुरली, हाँ, अगर किसी कंपनी ने 100 करोड़ के खरीदे और रूलिंग पार्टी ने देखा कि भाई इस कंपनी ने 100 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, पर हमारी पार्टी को तो इन्होंने 10 करोड़ भी नहीं दिया, यानी कि ज्यादा पैसा तो इन्होंने ऑपोजिशन को दे दिया है, बिल्कुल, 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 तो वैसे भी वो लोग विक्टिमाइज कर सकते हैं। ये बात कोर्ट ने पूछी कोर्ट ने कि भाई पूछी, जी, उस हर एक पार्टी इतना तो पता लगा सकती है जी, कि भाई इस कंपनी ने इतने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और हमारी बिल्कुल, पार्टी को तो दिया ही नहीं, तो एकदम, इसलिए इसने दूसरी पार्टियों को ही दिया है। तो इसलिए ये जो आप फियर एक्सप्रेस कर रहे थे कि जी, भाई पार्टियों को डर लगेगा कि विक्टिमाइज ना कर दें, ये तो इल्यूजरी फियर है। ये तो वैसे भी विक्टिमाइज हो सकते हैं, क्योंकि इतना तो पता लग ही सकता है। सिर्फ जी, जी, जनता से ये बात छुपाई जा रही है जी, कि किस कंपनी ने किसको फंड किया। अच्छा, अब इलेक्टोरल बॉन्ड जो इशू हुए पिछले 5 साल जी, में, 5.5 साल हाँ, में, हाँ, हाँ, करीब 15,000 करोड़ के, आरटीआई के जवाब में स्टेट बैंक ने बताया कि 15,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स आज तक इशू हुए हैं। जी, लेकिन कल से नई विंडो खुल रही है, तो कल से 15 दिन के लिए विंडो खुली रहेगी, उसमें जी, और कई हजार करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए जाएंगे। जी, और उस 15,000 करोड़ में से आधे से ज्यादा सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को दिए गए हैं, जी, जी, यानी भाजपा, जो रूलिंग हाँ, पार्टी सेंटर में है। हुँ, और बाकी भी जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए गए हैं वो स्टेट्स की रूलिंग पार्टीज को ही दिए गए हैं, बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल, जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं
जो कि पावर में नहीं है सेंटर या स्टेट में, उनको करीब करीब 0 इलेक्टोरल बॉन्ड मिले हैं। दूसरी दिलचस्प बात यह है कि करीब करीब सारे इलेक्टोरल बॉन्ड 95% इलेक्टोरल बॉन्ड 1 करोड़ के इशू करे गए हैं। जी, मतलब कि 10,000 का नोट कोई नहीं खरीदता, 10 लाख का नोट कोई नहीं खरीदता, सिर्फ 10 1 करोड़ लाख का के नोट। तो 10 लाख के तो थोड़े खरीदे गए हैं, करीब 5% 10 लाख के हैं। 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ इतने के ही सिर्फ खरीदे गए हैं। उससे नीचे के तो हार्डली कोई खरीदे गए हैं, वर्चुअली 0। सो जो ज्यादा पैसा है, करीब करीब सारा ही पैसा ये कंपनियां ही खरीद रही हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स। और क्योंकि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स रूलिंग पार्टीज को ही जा रहे हैं, खासकर जो सेंटर में रूलिंग पार्टी है, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये ज्यादातर जिन पार्टियों को कुछ फेवर्स मिल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं सरकार से, वो लोग दे रही हैं सरकारों को, मेनली केंद्र सरकार को, थोड़ा बहुत राज्य सरकारों को। और 2 केसेस हम लोगों ने साइट करे थे। एक तो वेदांत जो कंपनी है जी, वेदांत लिमिटेड, जो स्टरलाइट वगैरह कंपनी चलाती है, हाँ, जो खदानें वगैरह चलाती हैं जी, उन्होंने काफी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं, 400 करोड़ से ज्यादा के। वो उन्होंने डिस्क्लोजर किया था, और उनको बहुत सारे माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह दिए गए हैं। दूसरी बात, एक और कंपनी थी IFB एग्रो करके, उसने तो अपने बकायदा बोला था एक जगह कि भाई हमारे बहुत सारे एक्साइज इश्यूज आ गए थे, तो इसलिए हमने 40 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद कर दिए हैं। ये उन्होंने बकायदा बोल दिया था। जी 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 जी। तो मतलब मोटे तौर पे ये निष्कर्ष निकालें कि ये मोटी रकम ट्रांसफर करने के लिए बने हैं, छोटी रोजगार चेंज के लिए नहीं बने हैं। मोटी आसामी से रूलिंग पार्टी को मोटी रकम देने के लिए और 1 नंबर का पैसा 2 नंबर के रूट से देने के लिए बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मोटे तौर पे देखिए, 1 नंबर का भी पैसा नहीं है, ये सरकार की तरफ से बोला गया कि देखिए ये इसलिए बनाए गए हैं जिससे 1 नंबर का पैसा ही दिया जाए। लेकिन मैंने बताया कि देखिए, कोर्ट ने भी बोला कि मान लीजिए कोई कंपनी जो है 100 लोगों से कहती है कि भाई तुम लोग 10-10 लाख के या 1-1 करोड़ के बॉन्ड खरीद लो, हम तुमको कैश दे देंगे, और तुम हमको ये बॉन्ड दे दो जिससे कि हम पार्टियों को दे सकें। तो ये तो वही हो गया ना कि आप उसको आप कैश से ही इफेक्टिवली खरीद रहे हैं, और उसमें आपको एग्जेम्पशन भी मिल जा रहा है। या नहीं, एग्जेम्पशन तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप कैश से खरीद सकते हैं, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। एग्जेम्पशन उन व्यक्तियों को मिलेगा। जी, दूसरी बात, बहुत सारी इसके साथ 2 और चेंजेस करे गए। देखिए, ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है 2017 के फाइनेंस एक्ट से लाया गया जी। उसी 2017 के फाइनेंस एक्ट में एक और चीज लाई गई कि जो कंपनियों के डोनेशन पर एक लिमिट थी कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने लास्ट 3 इयर्स की इनकम का 7.5% एवरेज प्रॉफिट जितना हुआ है, वही आप पॉलिटिकल डोनेशन के तौर पर दे सकते हैं। बिल्कुल, वो लिमिट पूरी हटा दी गई, वो लिमिट पूरी हटा दी गई। अब कोई कंपनी जो बिल्कुल शेल कंपनी जिसको कहते हैं ना, जिसकी कोई बिजनेस नहीं है, कोई इनकम नहीं है, अब जैसे अडानी के केस में उन्होंने ओवर इनवॉइसिंग से कम 25,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के बाहर ले गए और टैक्स हेवंस में कंपनियों, विनोद अडानी उनके भाई की कंपनी में जमा कर दिया जी। ऐसी और उस हाँ, बहुत सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं। और उन कंपनियों ने फिर हिंदुस्तान में आकर शेल कंपनीज खोली और उनके जरिए अडानी की कंपनी के ही शेयर्स खरीद लिए। एक अमेंडमेंट इन्होंने 2016 के फाइनेंस एक्ट से किया, जो कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का अमेंडमेंट।
हम लोगों ने केस किया था जिसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों को पकड़ लिया था वेदांत की एक लंदन की कंपनी से फॉरेन डोनेशन लेते हुए। उनकी सब्सिडियरी एक थी स्टरलाइट इंडिया में, 100% सब्सिडियरी एक लंदन की कंपनी की, उसके जरिए इन्होंने डोनेशंस लिए थे दोनों पार्टियों ने। तो जब हाईकोर्ट ने बोला कि भाई इसका इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, तब इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को भी अमेंड कर दिया और ये कह दिया कि अगर कोई फॉरेन कंपनी अपनी इंडिया में सब्सिडियरी के थ्रू पैसे देती है किसी पार्टी को या किसी पब्लिक सर्वेंट को, तो उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा। यानी कि मतलब ये तो तेहरा मार हो गया। मैं एक बार जरा समझा दूं लोगों को। पहली बात तो ये कि भाई मैंने कितना पैसा पार्टी को दिया किसी को पता नहीं लगेगा। दूसरा ये कि अगर मेरी इनकम जीरो है लेकिन मैं 100 करोड़ रुपए दे रहा हूं तब कोई एतराज नहीं कर सकता। पहले ये था कि भाई आपकी इनकम 100 करोड़ की होगी तो आप 7.5 करोड़ रुपए से ज्यादा किसी पार्टी को नहीं दे सकते। अब कोई मतलब नहीं है, मेरी इनकम जीरो है, मेरा कोई बिजनेस भी नहीं है, फिर भी मैं 100 करोड़ दे रहा हूँ, 50 करोड़ दे रहा हूँ, कोई इसके ऊपर पाबंदी नहीं है। और तो तीसरी इसलिए सबसे शेल खतरनाक बात कंपनियों कि को भी हमारी आपने खोल दिया कि जी शेल कंपनी भी दे सकती है। बिल्कुल। और तीसरा ये कि विदेशी कंपनियां, ये जो बड़ी राष्ट्रवाद की बात होती है, बीजेपी ने विदेशी कंपनियां अपनी भारतीय सब्सिडरी, अपनी मतलब जो भारतीय दुकान है उसके माध्यम से चाहे जितना मर्जी पैसा विदेशी पार्टियों को दे सकें। तो जो चीन और विदेशी कंपनी से ले सके, विदेशी कंपनी विदेशी से ये विदेशी से कंपनी चाहे तो कितना भी पैसा किसी पॉलिटिकल पार्ट, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे अगर कोई चीन की कंपनी मान लीजिए बीजेपी को पैसा देना चाहती है और अपनी इंडियन सब्सिडरी के जरिए उसकी जेब में डाल देगी, वो उठा के बीजेपी की जेब में डाल दे, तो इसमें कोई अब ऐतराज नहीं है। अभी इसको लीगल कर दिया है बीजेपी ने, जो बड़ी राष्ट्रवाद की बात करती है। तो इसके जरिए ये जो पैसा जो ब्लैक मनी है जो ओवर इनवॉइसिंग से हिंदुस्तान से निकाला गया और टैक्स हेवन में एक कंपनी में डिपॉजिट कर दिया गया जी, और उस कंपनी ने हिंदुस्तान में अपनी सब्सिडियरी खोल ली और उसकी सब्सिडियरी के जरिए पैसा दे दिया, हाँ, तो वो सब लीगल हो जाएगा। यानी कि वो ब्लैक मनी जो है व्हाइट मनी की तरह, ब्लैक मनी टैक्स हेवन में जाकर व्हाइट मनी बनकर और पॉलिटिकल पार्टी को दिया जा सकता है। ब्लैक और मनी ऐसी व्हाइट हो गई, विदेशी मनी नेशनल हो गई, और छुपा हुआ चीज पब्लिक चीज छुपी हुई हो गई, सब कुछ। मतलब इसीलिए शायद हमने शुरू में ही इसको गोरख धंधा कहा। ये है इलेक्टोरल बॉन्ड का गोरख धंधा। और जी जो हाँ, तो हम लोगों के जो कोर्ट में जो आर्ग्यूमेंट्स थे, जी जो लीगल आर्ग्यूमेंट्स इसके खिलाफ, हम लोगों ने इसको चैलेंज किया। तो शुरू में कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था, इंटरिम ऑर्डर, कि भाई अच्छा अभी हम कोई इसको स्टे नहीं कर रहे, लेकिन सारी पार्टियां इलेक्शन कमीशन को अपना अकाउंट दे दें कि उनको इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किसने किसने कितने पैसे दिए। यानी कि कम से कम इलेक्शन कमीशन को सील्ड कवर में ये इंफॉर्मेशन दे दे कि किसने दिए पैसे। वो उस समय का था, 2018 का एक ऑर्डर है, शुरू में जब इलेक्टोरल बॉन्ड शुरू हुए थे। अब इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये तो ऑर्डर कंटिन्यूइंग ऑर्डर था, आपको जैसे जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड आ रहे थे बार बार पार्टियों से पूछना चाहिए था कि इस ऑर्डर से कंप्लाई करिए और सारी इंफॉर्मेशन दीजिए इलेक्शन कमीशन को। लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं नहीं जी, हमने बस 2018 में उनसे मांगा था, उसके बाद हमने कुछ मांगा ही नहीं। भूल गए? नहीं, भूल नहीं गए, हमने सोचा कि ये ऑर्डर सिर्फ पहले का था इसलिए हमने मांगा ही नहीं। एनीवे, हम लोगों ने ये 3 आर्ग्यूमेंट्स मेनली करे थे। हमने ये बोला प्रशांत जी, 1 मिनट उस पे आने से पहले मैं चाहता हूं कि वो जिस प्रोसेस से ये आया उसके बारे में भी क्विकली हम दर्शकों, अपने सारे साथियों को बताएं। बहुत अजीब तरीके से स्कीम लाई गई। आमतौर पे ऐसी कभी भी बड़ी कोई स्कीम होती है, उससे पहले कंसल्टेशन होता है, पॉलिटिकल पार्टियों की मीटिंग होती है, उनके सामने प्रस्ताव रखा जाता है, पूछा जाता है। और ये चूंकि पार्लियामेंट का कानून बनने जा रहा है
तो इस कानून की एक ड्राफ्ट दिया जाता है पार्टियों को, उनकी राय मांगी जाती है। आमतौर पे तो ये भी है कि पब्लिक में इसको रखा जाए, पब्लिक को 45 दिन 60 दिन दें कि आप इस पे अपनी टिप्पणी कीजिए। जिस तरीके से ये आया, हर कदम पे इसमें कहीं ना कहीं 2 नंबर का काम। जहां तक मुझे ध्यान है प्रशांत जी, आप इसको सही बताएंगे। नंबर एक, इस पे आरबीआई ने ऐतराज किया। आरबीआई ने कहा कि ये तो बिल्कुल मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को खत्म कर देगा, ये तो उसका वायलेशन हो जाएगा। सरकार ने कहा नहीं नहीं नहीं, आपका तो जवाब ही बहुत लेट आया है, जबकि सरकार ने भेजा उनको 48 घंटा पहले ही था। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने ऐतराज किया। इसके ऊपर सरकार के अपने लॉ डिपार्टमेंट ने ऐतराज किया, लॉ मिनिस्ट्री ने ऐतराज किया। और इसके बारे में पॉलिटिकल पार्टीज को ड्राफ्ट नहीं दिखाया गया, बस उनको कहा गया कि ऐसी एक स्कीम लाने जा रहे हैं, आपका क्या विचार है। तो देश की पॉलिटिकल पार्टीज ने, कांग्रेस ने, बीएसपी ने, 3-4 और पार्टियों ने ऐतराज किया, कम्युनिस्ट पार्टी ने भी ऐतराज किया। इन सबको दरकिनार करके सरकार इस बिल को ले आई। यही हुआ था ना? जी हाँ, और फिर बिल्कुल यही इसको हुआ। राज्यसभा को भी बाईपास कर दिया उठा के। जी हाँ, मनी बिल के जरिए ले आए। मनी बिल तो सिर्फ बजट होता है, अब जी। बजट में ही ये सारे अमेंडमेंट्स ले आए। इनकम टैक्स एक्ट, रिजर्व बैंक एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, कंपनीज एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, सारे में ये सारे अमेंडमेंट्स फाइनेंस बिल के थ्रू कर दिए, बजट के थ्रू यानी कर दिए। जबकि बजट के थ्रू सिर्फ वही चीजें कर सकते हैं जो बजट से जिसका कुछ संबंध हो। इन सब चीजों का बजट से कोई संबंध नहीं था, तो लेकिन शुरू ये से भी ही कर दिया। नियति छुपाने की नीयत, एक चोर दरवाजे से काम करना, और कहीं क्योंकि ना कहीं राज्यसभा में सरकार। इनकी मेजोरिटी नहीं थी, तो जी बिल्कुल। राज्यसभा नहीं ले जाना चाहते थे। जी 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 जी। अब आप बता रहे थे कि आपने क्या क्या ऐतराज फिर वहां कोर्ट में उठाए। सुप्रीम कोर्ट तो 3 आर्ग्यूमेंट्स थे हमारे। एक तो ये था कि देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, पॉलिटिकल पार्टियों की फंडिंग के बारे में, ये जनता का मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कह दिया था कि भाई जनता को ये भी जानने का मौलिक अधिकार है कि भाई कैंडिडेट्स, हर कैंडिडेट के एसेट लायबिलिटी कितने हैं, जी 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 हाँ, हर एग्जैक्टली। कैंडिडेट के क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स कितने हैं। उसको ओवरटर्न करने के लिए, उस आदेश को ओवरटर्न करने के लिए कानून लाया गया। उस कानून को भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, ये कह के कि भाई ये तो मौलिक अधिकार है, कोई कानून मौलिक अधिकारों के खिलाफ नहीं हो सकता। तो पहला आर्ग्यूमेंट हम लोग का ये था कि ये जनता का मौलिक अधिकार है ये जानने का कि भाई पॉलिटिकल पार्टियों को पैसे कहाँ से मिल रहे हैं जी। और इसलिए आप इस इलेक्टोरल बॉन्ड, गुप्त बॉन्ड के जरिए हजारों करोड़ रुपया पॉलिटिकल पार्टियों के पास आने दे रहे हैं और लोगों का ये मौलिक अधिकार को आप डिफीट कर रहे हैं। जी बिल्कुल तो छीन रहे हैं। पहला आर्ग्यूमेंट ये था। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये था कि ये करप्शन प्रमोट करेगा, क्योंकि आपने एक तरह से घूसखोरी को लीगलाइज कर दिया कि कोई भी कंपनी अब घूस दे सकती है और ये समझ के कि भाई ये तो किसी को पता लगेगा नहीं कि भाई हमको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला और हमने इस पॉलिटिकल रूलिंग पार्टी को, जिसने हमको ये कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया, उसको हमने इतने करोड़ रुपए घूस दे दिए। क्योंकि हम लोग के नाम तो पता लगेंगे नहीं, सिर्फ सरकार को पता लग सकते हैं, और सरकार को तो हम दे ही रहे हैं, वो क्यों हमारे खिलाफ कुछ करेगी। सही बात। और तीसरा आर्गुमेंट ये था कि ये हमारे पूरे लोकतंत्र को चरमरा देगा, क्योंकि अब इतना पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आ रहा है ना, करीब 15,000 करोड़ आ गया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, अब और आ जाएगा। 5 साल में ही 15,000 करोड़ आ गया। हमने बताया कि देखिए भाजपा को ही करीब 8,000 करोड़ मिल चुके हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। अब इलेक्शन में जो लिमिट है कैंडिडेट्स के स्पेंडिंग की, वो 1 करोड़ से कम है। यानी कि आप 500 कैंडिडेट लोकसभा में खड़े करेंगे तो आप 500 करोड़ से ज्यादा नहीं खर्च कर सकते सब पर मिलाकर। लेकिन यहाँ एक पार्टी को 8,000 करोड़ मिल रहे हैं 5 साल में। तो आप वो सारा जो ऑलरेडी थोड़ा पैसे का खेल हो चुका है हमारा लोकतंत्र, उसको आप और पैसे का खेल बना रहे हैं। और नॉट ओनली पैसे का खेल बना रहे हैं, रूलिंग पार्टी को आप इतना बड़ा एडवांटेज दे रहे हैं
जी कि इतना ज्यादा पैसा रूलिंग पार्टी को ही मिलता जाएगा और जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को तो खैर मिल ही नहीं सकता। तो आप जो लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए किसी भी लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में, उसको बिल्कुल ध्वस्त कर रहे हैं। जी ये 3 आर्गुमेंट्स थे हमारे। जी और हमारा मेरा मानना ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने, मैं थोड़ा सा अब जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अब जी जी, पाँच हाँ जी, सात मिनट में ख़त्म करना है, हाँ हाँ कि हाँ मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन आर्ग्यूमेंट्स को बहुत गंभीरता से लिया है। सरकार ने सिर्फ यही दिया कि भाई हम तो ब्लैक मनी कम करना चाहते थे, इस वजह से पहले लोग कैश में देते थे, हमने ये बैंक के थ्रू कर दिया है कि बैंक से ही आप खरीद सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड। ये मेन आर्ग्यूमेंट था। और दूसरा वही विक्टिमाइजेशन का, तो विक्टिमाइजेशन का तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो कोई आर्ग्यूमेंट हमको सही लगता नहीं है आपका। जी 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 और ये कैश खत्म करना, ये भी आर्ग्यूमेंट उनका एक्चुअली बिल्कुल बोगस है, क्योंकि पहली बात तो आप कैश से, ये कोर्ट ने पॉइंट आउट किया कि आप कैश से एक्चुअली खरीद सकते हैं। किसी को आपने कैश दे दिया, उसने खरीद लिए, और उसके बाद आपने उससे ले लिए और दे दिया पॉलिटिकल पार्टी को, तो कैश तो एक तरह से फिर भी चलेगा इस जी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। और ब्लैक मनी भी आ रहा है, अगर बाहर से आ रहा है जी जी तो बाहर जाकर ब्लैक मनी भी आ जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कोर्ट ने बहुत गंभीरता से हम लोगों के आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं, जी और जी मुझे उम्मीद है कि इसमें कम से कम एक चीज़ हमने आखिर में बोली थी कोर्ट से, कि जी देखिए आपने वो इंटरिम ऑर्डर किया था कि भाई इलेक्शन कमीशन को सब लोग पूरे अकाउंट्स दे दें। इलेक्शन कमीशन को ना भी दिया हो तो स्टेट बैंक से तो पता लग ही सकता है। हाँ हाँ अगर आप इनको रद्द करते हैं तो कम से कम इतना जरूर करिए कि आप स्टेट बैंक को डायरेक्ट करिए कि किन लोगों ने खरीदे थे, किन पार्टियों को दिए गए, वो बिल्कुल सब पता बाहर आ लगे। जाए, जिससे कि हाँ जनता का अधिकार जानने का पता लगे। और दूसरी बात, अगर इसमें घूसखोरी हुई है तो उसका भी पर्दाफाश हो, क्योंकि ऐसा लगता है कि इसमें इसके जरिए घूसखोरी हुई है। तो मतलब आइडियली जो होना चाहिए वो तो ये कि इस स्कीम को कैंसिल किया जाए, इलीगल स्कीम है इसको कैंसिल किया जाए, और पिछले 5 साल से किसने किसको दिया इस स्कीम के माध्यम से वो जानकारी सार्वजनिक की जाए, क्योंकि ये स्कीम ही बिल्कुल टोटल फ्रॉड थी। बिल्कुल। पता नहीं क्यों, आप वैसे बेहतर जानते हैं, मेरा मन कहता है कि ऐसा होने वाला नहीं है। वैसे सुप्रीम आप कोर्ट वोट ज्यादा जानते हैं, देखिए मैं तो कुछ समझता नहीं, मैं तो मोटी बात ये देखता हूँ कि 5 साल तो लग गए इसकी सुनवाई करने में। अब आप बताइए 18 से स्कीम चल रही है, आप हर बार मैं देखता हूँ 6 महीने बाद आप दरवाजा खटखटाते हैं कि भैया कुछ कर दो कर दो। 5 साल तो सुनवाई में लग गए, सुनवाई बहुत अच्छी हुई, और उम्मीद जरूर करनी चाहिए, न्यायपालिका से उम्मीद नहीं करेंगे तो कहाँ उम्मीद करेंगे इस देश में। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अब ठीक है स्कीम में गड़बड़ थी, इसमें ये छोटा सा चेंज कर दो, ये वाला क्लॉज हल्का सा बदल दो, कहीं ऐसा कुछ तो नहीं हो जाएगा? ऐसा डर थोड़ा सा हमारे मन में रहता है। हाँ, नहीं जी नहीं, वो तो ठीक है। देखिए, जी जी, उम्मीद पर दुनिया कायम है, और उम्मीद पे दुनिया कायम है, सही बात है। हमें उम्मीद है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, 5 जजों की बेंच है, जैसे इलेक्शन कमीशन में उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर्स के चयन पे कॉन्स्टिट्यूशन जजमेंट। बेंच ने अच्छा ऑर्डर कर दिया था कि भाई सरकार के हाथ में सिर्फ नहीं होना चाहिए, और एक कमेटी जिसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हो, चीफ जस्टिस भी हो, वैसी होनी चाहिए। सो उम्मीद है हमको, अब उम्मीद देखिए है। क्या होता है। हाँ हाँ। जी, तो बस आपको अब मैं फ्री करूँगा प्रशांत जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। और जैसा आपने कहा उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे हम भी कायम हैं, और अंततः इस लोकतंत्र में यदि पैसे के इस असर को हम संग इसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे, तो ये तो टोटल पैसे का हो जाएगा। प्रशांत जी चलते-चलते मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं घूम रहा था तेलंगाना और कर्नाटका में। हाँ तेलंगाना के एक बाई इलेक्शन में, एक एमएलए के बाई इलेक्शन में कोई 600 करोड़ रुपए खर्च हुए, और अब हाँ, ये तेलंगाना में इलेक्शन हो रहा है, लोग कह रहे हैं हर असेंबली में जिसके पास 100 करोड़ नहीं है वो तो मतलब इलेक्शन क्या लड़ेगा। ये स्थिति आज हो गई है, और अगर इसके खिलाफ हम नहीं खड़े होंगे तो लोकतंत्र तो मजाक बन जाएगा। आप जैसे बिल्कुल। लोग इस पे
संघर्ष कर रहे हैं, खड़े हुए हैं, ये देश की उम्मीद का किरण है। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या रहता है, और उस जजमेंट के बाद एक बार फिर प्रशांत जी से बात करेंगे समझने के लिए कि जजमेंट क्या था, उसके इम्प्लीकेशंस क्या है, और राजनीति में लोकतंत्र धनतंत्र न बन जाए उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। थैंक यू योगेंद्र जी।